स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम देख लेते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे 100 प्रश्न हैं जिनके बारे में आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और ऐसे वीडियोज़ आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो साथियों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रपति से संबंधित 100 ऐसे प्रश्न हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कई ऐसे एग्जाम हैं जैसे पुलिस कांस्टेबल का हो, पटवारी का हो, ग्राम सेवक का हो, एलडीसी का हो या रेलवे का हो। अगर उन एग्जाम में राष्ट्रपति से संबंधित सिलेबस में कोई टॉपिक होता है तो अधिकतर जो प्रश्न है वो इन 100 क्वेश्चन में से ही पूछे जाते हैं। तो आज हम इन 100 प्रश्नों की विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम 100 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, इनमें से और भी कई जो एक्स्ट्रा जानकारी है उनकी भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो मित्रों, शुरू करते हैं आज हम इन 100 प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो गौर करना मित्रों, यहां पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है निर्वाचित राष्ट्रपति, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है। यहाँ जन्मजात वाला सिस्टम नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो वोटों के द्वारा एक प्रकार से चुनाव जीत के राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये जो प्रावधान है अपने भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का, वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? अपना जो भारत का संविधान है उसके कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? तो वो है अनुच्छेद 52। अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति पद का प्रावधान होगा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यहां पर एक शब्द प्रयुक्त हुआ है महाभियोग। महाभियोग का मतलब है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। वैसे अपने भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर किसी राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले हटाना है तो जो प्रक्रिया काम में ली जाती है उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। तो अपने भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, ये जो प्रावधान है ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। मित्रों, महाभियोग की एक प्रक्रिया, एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है कि उस प्रक्रिया के द्वारा ही भारत में राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। वैसे अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? हम सबको पता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये अपने संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है? यानी अपने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होंगे और राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होंगी? तो वो है अनुच्छेद 53। इससे पहले हमने पढ़ा था अनुच्छेद 52 में तो ये प्रावधान है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में अनुच्छेद 53 के अंदर ये लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होंगे और क्या क्या शक्तियां होंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? यानी कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंदर बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसके बारे में बताया गया है? तो वो है अनुच्छेद 54। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया? अब मित्रों गौर करना, इससे पहले का जो प्रश्न था उसमें तो यह था कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है, तो वो तो था अनुच्छेद 54। लेकिन इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कौन सी होगी, कौन सा तरीका काम में लिया जाएगा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, उसके बारे में। तो यहां पर जो उत्तर होगा वो है अनुच्छेद 55। वैसे हम सबको पता है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो ये जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो अनुच्छेद 55 में बताई गई है। उसके बाद में अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं तो उसके बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो वो है अनुच्छेद 60। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ है कौन दिलाता है? भाई राष्ट्रपति को कोई ना कोई तो शपथ दिलाएगा, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी हमारे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश सीजेआई है वो है एनवी रमणा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या होती है? अब किसी को राष्ट्रपति बनना है तो उस पद की कुछ ना कुछ योग्यताएं होती है। तो पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उम्र की भी बाध्यता है, यहाँ पर जो उम्र की बाध्यता रखी गई है कि कम से कम 35 वर्ष या उससे ऊपर का व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। और 35 वर्ष राज्यपाल की योग्यता के बारे में भी कहा जाता है कि राज्यपाल के लिए भी न्यूनतम उम्र है वो 35 वर्ष है। तीसरी योग्यता है कि कम से कम लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। और चौथी योग्यता है किसी लाभ के पद पर नहीं हो। इसका मतलब है कि आप पहले से कोई दूसरा लाभ का कार्य ऐसा कार्य नहीं कर रहे हो जिससे आपको लाभ हो और साथ साथ में आप भारत के राष्ट्रपति भी बन जाए, तो इसलिए आपको किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। तो ये 4 भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरा, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। और चौथा है किसी लाभ के पद पर न हो। तो अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हम सबको पता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? अब देखो मित्रों कि सबसे पहले हम समझते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है। तो हम सबको पता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है और उस राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी हम राज्यपाल को राष्ट्रपति का एजेंट भी कह सकते हैं। अगर किसी राज्य में वहां का मुख्यमंत्री संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो उस राज्य का राज्यपाल क्या करता है, एक रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को भेज देता है कि भाई इस राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो संविधान या नियमों के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। और वो राज्यपाल एक रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति को भेज देते हैं और राष्ट्रपति क्या करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल और गृह मंत्रालय की सलाह के अनुसार उस रिपोर्ट के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो लगा देते हैं। और जब वो राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां के मुख्यमंत्री और सारे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है और उस राज्य की जो सारी शक्ति, जो सारा पावर है वो राज्यपाल के हाथों में आ जाता है। तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? वो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राज्यपाल तो उस राज्य की एक रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को भेजता है और राष्ट्रपति के पास ही शक्ति होती है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की। और जो कि लगता है अनुच्छेद 356 कहते हैं। राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन इमरजेंसी पावर होती है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न है, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? कई बार ये कंफ्यूजन होता है जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि संसद के 2 अंग ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि ऐसा नहीं है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भी संसद का अंग माना जाता है। लेकिन कभी ऐसा प्रश्न आया कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो उस समय सदन तो 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जब संसद के अंगों की बात आती है तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति है कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? यानी हमारे भारतीय संविधान में के अनुसार कोई व्यक्ति है वो भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो कितनी बार भी बन सकता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है राष्ट्रपति बनने के लिए। अगला प्रश्न है, अमेरिका में कोई व्यक्ति है वो कितनी बार राष्ट्रपति है?
वो बन सकता है। यानी हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, कि अमेरिका में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो वहां पर नियम है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति है 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जबकि हमारे भारत के संदर्भ में संविधान में उल्लेखित है कि हमारे भारत में कितनी बार भी राष्ट्रपति बना जा सकता है, लेकिन जो अमेरिका का संविधान है उसमें उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति है वो 2 बार से ज्यादा भारत का राष्ट्रपति है वो नहीं बन सकता। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। यानी अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है। भारत के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का ही होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है किसे दे सकता है। जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे, रिजाइन करना चाहे, तो वो किसे दे सकता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है और राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो सबको पता है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, केंद्र के संबंध में अध्यादेश कौन जारी करता है। यानी केंद्र सरकार के संबंध में अध्यादेश है कौन जारी करता है। सबसे पहले जो शब्द है अध्यादेश, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। हम सबको पता है कि हमारे देश में कानून बनाने का जो कार्य है वो केंद्र सरकार के संबंध में संसद करती है, और संसद है उसके 1 वर्ष में 3 सत्र होते हैं। लेकिन जब कभी देश में किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए और उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, क्योंकि हमारे देश में कानून निर्माण करने का कार्य संसद करती है, लेकिन मान लो हमारे देश में इमरजेंसी में कोई कानून की आवश्यकता पड़ जाए और उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति है उस कानून को अध्यादेश के रूप में जारी कर देते हैं। तो केंद्र के संबंध में अध्यादेश कौन जारी करता है, तो केंद्र के संबंध में अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, और वो है अनुच्छेद 123 के तहत। यानी अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति है वो केंद्र के संबंध में अध्यादेश जारी करते हैं। अगर राज्य के संबंध का पूछा जाए तो राज्य के संबंध में अध्यादेश जारी करने का काम है वो राज्यपाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है केंद्र के संबंध में, तो केंद्र के संबंध में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है। हम सबको पता है कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को है उनके पद से हटाया जाता है, लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया है उसके शुरू करने से पहले कितने दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ता है, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि हम आपके खिलाफ है महाभियोग की प्रक्रिया है वो ला रहे हैं। तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, किसके हस्ताक्षर के बिना है कोई कानून नहीं बन सकता। यानी हमारे देश में कानून बनने के लिए अंत में किसका हस्ताक्षर चाहिए, तो वो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। हम सबको पता है कि हमारे देश में कानून निर्माण करने का कार्य है वो संसद करती है। संसद के दोनों सदनों से कानून पारित होने के बाद अंत में राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस कानून के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं और वो कानून है अपने देश में लागू हो जाता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून है हमारे देश में लागू नहीं हो सकता और न ही वो कानून है बन सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का जो प्रथम सत्र होता है उसको संबोधित कौन करते हैं। तो लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करने का काम है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है उपराष्ट्रपति को देता है। तो उपराष्ट्रपति यह सूचना है वो किसको देता है, उपराष्ट्रपति यह सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है कि भाई राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना है, उपराष्ट्रपति किसे देगा, उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेगा। और वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि राजस्थान के कोटा से बीजेपी के सांसद हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की 3
आपातकालीन शक्तियां होती है, इमरजेंसी पावर, अनुच्छेद 352 जिसके अंदर देश राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 356 जिसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, और अनुच्छेद 360 जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो है अनुच्छेद 352 कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति है हमारे देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल है वो लगा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो यहां पर उत्तर होगा अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति क्या करते हैं, अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। जब देश की वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति डावाडोल की स्थिति में हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये तो हम सबको पता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम के लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है। अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम आयु के लिए सीमा रखी गई है कि न्यूनतम आयु तो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो अधिकतम के लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दे या उनका कार्यकाल पूरा हो जाए तो जो उनका पद है वो रिक्त हो जाता है, और जो उनका रिक्त पद है वो कितने दिनों के अंदर भरना पड़ता है? तो उनका जो रिक्त पद है वो 6 माह के अंदर भरना होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाता है? अगर राष्ट्रपति है वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाएगा? तो उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? तो वो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करते हैं तब उन्हें किसका वेतन प्राप्त होगा? यानी उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो उपराष्ट्रपति को किसका वेतन प्राप्त होगा? अपने उपराष्ट्रपति के पद का, या वो राष्ट्रपति के पद का कार्य कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के पद का? तो उनको जो वेतन प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है, समाधान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? किसी व्यक्ति को उसकी सजा कम करना या माफ करना, या किसी व्यक्ति को मृत्युदंड, फांसी की सजा मिली हुई है उसको कम करना, उसके ऊपर फैसला लेने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया है? जो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है या उनकी सजा को कम कर सकते हैं या मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा को कम कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो वो बताई गई है अनुच्छेद 72 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले कितने व्यक्तियों को है राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं? हम सबको पता है कि राष्ट्रपति है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और वो 12 सदस्य होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले। तो ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में है वो मनोनीत है कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? जो अपने देश की तीनों सेनाएं हैं उन सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो उन सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते हैं हमारे देश में राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश में जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, जो कि आईएएस आईपीएस जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो अपना देश का मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता।
यह कथन किसके लिए लागू होता है? यह सबसे अच्छा प्रश्न है मित्रों कि एक लाइन कही गई है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन वह राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। तो ये लाइन कही गई है राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करते हैं लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करते। अपने जैसे भारत के संदर्भ में, अपने भारत के संदर्भ में जो राष्ट्र का नेतृत्व है वो देश के प्रधानमंत्री करते हैं। तो यह कथन कहा गया है राष्ट्रपति के बारे में। अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हम सबको पता है कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मित्रों, आप जो भी ये प्रश्न देख रहे हो ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? यानी संविधान के हिसाब से भारत का जो संवैधानिक प्रधान है कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति का जो कार्य है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि के द्वारा होता है? यानी हमारे देश में राष्ट्रपति है वो चुनाव के द्वारा ही जीता जाता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस विधि के द्वारा होता है? तो वो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि या फिर एकल संक्रमणीय मत पद्धति। यानी इस विधि के द्वारा ही हमारे देश में है राष्ट्रपति का निर्वाचन है, चुनाव है वो होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के शपथ के दौरान अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? ये सबको पता है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करते हैं वो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। लेकिन मान लो राष्ट्रपति को शपथ दिलानी है और उस दिन जो अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हो तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? तो उस समय राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसीलिए राज्यपाल को राष्ट्रपति का एजेंट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG उसकी नियुक्ति है कौन करता है? यानी हमारे देश में CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे देश में CAG की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में अगर CAG की बात करें कि वर्तमान में हमारे देश के CAG यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो वो है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो भारत का अटॉर्नी जनरल है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो उनका नाम है के वेणुगोपाल। तो इस प्रकार से मित्रों आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति से संबंधित 50 प्रश्नों को जाना और अगले वीडियो में भी हम बाकी के 50 प्रश्नों को जानेंगे। ये जो सारे प्रश्न हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले समय में भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मित्रों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।